नेक्स्ट है, व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ इफ ड्यूरिंग लेसेंजेस टेस्ट अ blood red coloration is obtained? That means nitrogen and sulfur are simultaneously present in the form of sodium thiocyanate. नेक्स्ट आ गया, डिस्कस द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की एस्टिमेशन के लिए क्या प्रिंसिपल जो है यूज़ हो रहा है, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द write the chemical formula of the yellow precipitate that is formed in the test for phosphorus. So basically जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है दैट इज़ द फॉस्फोरस इन द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो हम क्या करते हैं, सॉल्युबल फॉस्फेट सोल्ट जो है उसकी फॉर्मेशन करवाते हैं। जो फॉस्फोरस है उसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉस्फेट सॉल्ट में, जो फर्दर जो है प्रेसिपिटेट होता है बाय एडिंग अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन। और हमारे पास जो अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन जो है उसके ऐड करने पे अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा तो हमारे पास बन जाएगा अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, जिसके येलो प्रेसिपिटेट जो है देखने मिलते हैं। ये जो येलो प्रेसिपिटेट है इसका फॉर्मूला आ जाएगा अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 0.2 ग्राम of an organic compound containing phosphorus gave 1.877 gram of ammonium phosphomolybdate. By usual analysis calculate the percentage of phosphorus in the organic compound. तो परसेंटेज हमें निकालनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आ गया एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस दैट इज़ 31 इनटू हमारे पास आ गया कितना मास जो है वो बना है दैट इज़ 1.877 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट जो कि है 1877 मल्टीप्लाई बाय कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है दैट इज़ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस कम्स आउट टू बी 15.5% विच इज़ द आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि जो नाइट्रिक एसिड है, वाई इज़ नाइट्रिक एसिड एडिड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर टेस्टिंग हेलोजेंस। क्योंकि जो हेलोजन की टेस्टिंग से पहले अगर नाइट्रोजन और सल्फर में से कोई भी प्रेजेंट है तो वो सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेगा, और अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो दे विल इंटरफेयर इन डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस। इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ जो है पहले इसको ट्रीट करवाया जाता है ताकि हेलोजन जो भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और सल्फर अगर प्रेजेंट है तो उनको जो है रिमूव करवाया जा सके। और नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो ये दोनों रिमूव हो जाते हैं, इसलिए जो है हीट करवा रहे हैं हम। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है, गिव रीजन्स एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। एल्काइंस जो हैं वो एसिडिक हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है एसिटाइलिन। अगर ये एसिडिक है तो ये H पॉजिटिव देगा, तो असल में बनाएगा कार्बन विद नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, दिस कार्बन इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड है मतलब 50% S करेक्टर जो है इसके पास है। अगर 50% S करेक्टर है तो दैट मीन्स दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके यहाँ पे क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अगर स्टेबिलिटी आ रही है इसका मतलब इसकी फॉर्मेशन जल्दी होगी। अगर इसकी फॉर्मेशन जल्दी हो रही है दैट मीन्स H पॉजिटिव भी जल्दी निकलेगा, और H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा दैट मीन्स दिस स्पीशीज प्रेफर टू रिलीज H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज एसिडिक। जो स्पीशीज H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रही है वो क्या है, वो एसिडिक है। नेक्स्ट आ गया, दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस कार्बन इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स दिस इज नॉट प्लेनर।
और एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइक्लिक, और ये साइक्लिक था, देन प्लेनर, प्लेनर नहीं है ये, उसके बाद 4n+2 पाई डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनका प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है, जो कि असल में तीसरी कंडीशन हमने चेक ही नहीं की क्योंकि सेकंड ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है जी, हालांकि थर्ड भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आ गया एन पेंटेन हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटेन। एन पेंटेन क्या आ गया, 1 2 3 4 5। आइसोपेंटेन क्या आ गया, दिस इज एन पेंटेन, आइसोपेंटेन इज 1 2 3 4 और ये 5, दिस इज आइसोपेंटेन। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है इससे ज़्यादा है एन पेंटेन का। क्यों? क्योंकि एन पेंटेन में क्या है, एन पेंटेन में हमारे पास नो ब्रांच, और ब्रांच नहीं है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आइसोपेंटेन में क्या है, ब्रांचिंग है। अगर ब्रांचिंग है तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इज लेस, और सरफेस एरिया लेस है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों में से हमारे पास एन पेंटेन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि उसमें ब्रांच नहीं है, और ब्रांच नहीं है तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ गया वाई CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव इज़ मोर स्टेबल देन CH3 होल ट्वाइस CH विद अ पॉजिटिव चार्ज। काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है क्योंकि ये टर्शरी है और ये हमारे पास सेकेंडरी है, तो टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे इफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, उसके बारे में हमने डिस्कशन जो है ऊपर की है। नेक्स्ट आ गया व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड्स कैन बी प्योरीफाइड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। किस तरह के लिक्विड्स जो हैं वो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के साथ जो है प्योरीफाई होते हैं। दोज कंपाउंड्स विच dissociates before boiling, बिफोर और एट बॉइलिंग। बॉयल होने से पहले ही या बॉयल होने पर जो कंपाउंड डिसोसिएट हो जा रहे हैं, टूट ही जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के साथ जो है उसको हम प्योरीफाई करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ C6H5CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा है। ये हमारे पास आ गया बेंजल्डिहाइड। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन। अब यही स्पीशीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड होंगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड सो ऑन। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएंगे। मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्किप कर दिया, फुली आप बना पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया IPC नेम। यहाँ पे ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग इसको हमने स्मॉलेस्ट नंबर देना है। दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है तो हम सब्स्टिट्यूएंट का भी ध्यान रखेंगे। इस तरफ से नंबरिंग होगी 3 4 और 5। दिस इज़ 2 ब्रोमो, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, थर्ड पे लगा है कीटोन तो 3 ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये कंपाउंड, यहाँ पे OH जो है फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम स्मॉलेस्ट नंबर देंगे। उसके बाद किसी भी डायरेक्शन से जाएंगे, फर्स्ट नंबर इसी पे आएगा तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को भी ध्यान देंगे कि उसको भी कम से कम नंबर आए तो नंबरिंग हो जाएगी ऐसे। दिस इज़ साइक्लो, 4 कार्बन है ब्यूट, सेकंड पे डबल बॉन्ड है 2 इन, फर्स्ट पे अल्कोहल है 1 ओल। नेक्स्ट आ गया गिव जस्टिफिकेशन कैटेगराइज BF3 एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। BF3 इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल
क्योंकि बोरोन के पास जो है, बोरोन इज विद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑब्वियसली दैट विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। और BF3 इज़ अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, स्टिल इट इज़ अ न्यूट्रल, स्टिल इट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड। क्वेश्चन रिपीट है ये, इसमें मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, तो सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। गिव एग्जांपल ऑफ 2 सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड एड्सॉर्बेंट की तरह जो यूज हो सकते हैं, दैट इज सिलिका जेल एंड एलुमिना। ये हमारे पास 2 सब्सटेंसेस है विच कैन बी यूज्ड एज अ एड्सॉर्बेंट इन क्रोमेटोग्राफी, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 4-ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल है, वर्ड रूट इज पेंट, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 4 पे है ऑक्सो डबल बॉन्ड O, एंड पेंटेनल नंबरिंग नहीं दे रखी है, इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है, एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O एंड H। ये हमारे पास कंपाउंड आ गया, यहाँ से नंबरिंग हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ये आ गया, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। देन कम्स 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन इज, ब्यूट है तो मतलब 4 कार्बन है, नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। बोल रहा है ब्यूट 1 इन, मतलब फर्स्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और बोल रहा है 1 पे ही फिनाइल लगा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट पे ही क्या लगा है, फिनाइल लगा है। जब भी आपने फिनाइल लगाना है तो ऐसे नहीं कि यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे बेंजीन लगा देंगे, ऐसे वो गलत हो जाएगा। आपने हमेशा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाना है, फिर जो है आपने बेंजीन लगानी है। उससे क्या होगा, ये वाला कार्बन जो है वो काउंट हो पा रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं यहीं लगा दूँ, यहीं पे लगा दूँ, तो ये कार्बन तो गया नहीं काउंटिंग में, ये तो बेंजीन का कार्बन हो गया, तो 1 2 3 प्रोप हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बुट, तो इसलिए आपने जो चारों कार्बन है उनको इंटेक्ट रखने के लिए एक कार्बन एक्सटेंड करना है, फिर बेंजीन लगानी है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन पे 2 कार्बन और लगे हैं, कार्बन पे 2 कार्बन और है, आगे एक कार्बन है, उसके ऊपर 2 कार्बन और है, 2 कार्बन और है, तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बाकी हमारे पास सिनेरियो जो है सारे अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज नेप्थलीन विच इज एसेंशियली एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा दिस इज टाउलिन विच इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। बोल रहा है नॉन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे ये वह कार्बन क्या है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा क्वेश्चन शायद पीछे भी पहले आ चुका है। यहाँ पे सारे कार्बन जो है sp, दिस इज साइक्लिक, सारे कार्बन sp2 हैं, दिस इज sp2 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 एंड sp2। इसका मतलब दिस इज प्लेनर, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। उसके अलावा इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड, मतलब इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट, जो अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज जो है शिफ्ट कर जाएगा इस पे, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। द करेक्ट ऑप्शन विल बी, जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नॉन एरोमेटिक पूछा है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है असेस द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O। C3 मतलब 1 2 3, H8 एंड O, तो इसको ऐसे लिख दो 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया। अच्छा, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर सकता है 1 2 3, दिस इज 1 2 3। फर्स्ट वाला आ गया हमारे पास
prop 1 ol, propane 1 ol, दिस इज propane 2 ol, इसका मतलब पोजीशन शो करेगा। ठीक है जी, ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा। उसके अलावा ये फंक्शनल आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है। कैसे? कार्बन देखो कितने, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, इसके पास 3 होंगे, इसके पास 3 होंगे, इसके पास 2 होंगे। C3H8 एंड O, ये हमारे पास क्या है? दिस इज ईथर, दिस इज अल्कोहल। दोनों क्या है आपस में? फंक्शनल आइसोमर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमरिज्म, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये फंक्शनल आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म जो है दोनों शो कर सकता है। नेक्स्ट है एनिलीन इज स्टीम वोलेटाइल एंड इममिसिबल विद वाटर। स्टीम वोलेटाइल है और इममिसिबल है, तो कैसे सेपरेट होगा? स्टीम डिस्टिलेशन से। दो कंडीशन है स्टीम डिस्टिलेशन की, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और इममिसिबल होना चाहिए वाटर के साथ। नेक्स्ट आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑल्सो भी रिगार्डेड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। बिल्कुल सही। जो रेजोनेंस है उसके दो नाम है, एक तो नो बॉन्ड रेजोनेंस और इसके अलावा बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। बेकर नेथन इफेक्ट, तो ये दोनों क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम है। तो असर्शन इज करेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी नहीं है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कौन सा होता है? जिसमें सेकंड स्पीशीज जो है रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, जो है इंडक्टिव इफेक्ट में सेकंड स्पीशीज नहीं रिक्वायर्ड है, अकेला मॉलिक्यूल ही एक्सप्लेन कर सकता है इफेक्ट को। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, क्योंकि उसमें सेकंड स्पीशीज अगर प्रेजेंट है तभी इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज इफेक्ट शो नहीं होगा। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया? करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग CH3Cl विद AgNO3? तो आंसर इज नो, क्योंकि CH3Cl जो है इट इज नॉट आयोनिक बट कोवलेंट, और कोवलेंट स्पीशीज जो है वो हमारे पास इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाती, तो इसलिए AgNO3 जो है वो AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। अगर आयनिक कंपाउंड होता तो इजीली फॉर्मेशन होती, जैसे NaCl है तो वहाँ पे सॉरी हाँ NaCl जो है वो इजीली क्या कर जाता? रिएक्ट कर जाता, और Cl नेगेटिव जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करता और AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट जो है उसकी फॉर्मेशन करवा सकता था। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी स्पेसिफाइंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दैट एक्सप्लेन द ऑर्डर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कर रखा है? फर्स्ट कार्बन पे 2 Br है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे 1 Br है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे 1 Br है। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन जो है उसका डिस्टेंस COOH से क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करवा रहे हैं, और जितनी दूर ब्रोमीन लगा होगा COOH के उतना वो इंडक्टिव इफेक्ट जो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट ब्रोमीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लगाएगा? -I इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो -I इफेक्ट लगाता है, और -I इफेक्ट लगाएगा तो उसकी वजह से जो COOH जो है जब वो H पॉजिटिव डोनेट करके एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश करेगा तो COO नेगेटिव बनेगा। उस नेगेटिव चार्ज को ब्रोमीन जो है यूजिंग -I इफेक्ट जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब उस नेगेटिव चार्ज को COO नेगेटिव से कम करेगा, मतलब डी इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। और किसी भी चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्पर्जल होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आता है। अभी ब्रोमीन जो साथ में लगा है बिल्कुल साथ में, वो क्या करेगा? वो COO नेगेटिव के COO के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, लेकिन जो ब्रोमीन दूर लगा है थोड़ा, वो थोड़ा कम खींचेगा, और जो सबसे ज़्यादा दूर है वो और कम खींचेगा। तो इसका मतलब इन सभी में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। C जो है दैट इज मोर एसिडिक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो C आ गया सबसे आगे, A B और C, उसके बाद आ गया A, उसके बाद आ गया B जो है सबसे कम एसिडिक है, देन A देन C। रीजन क्या आ गया? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है? -I इफेक्ट। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड राइट देयर करेक्ट IUPAC नेम्स। तो ये कंपाउंड है, आई थिंक आपकी प्रैक्टिस अब काफ़ी हो चुकी होगी। स्टिल अगर आपको डाउट आता है तो आपने बताना है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। देन डूमर्स मेथड है, डूमर्स मेथड में भी
काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोला है, अच्छा ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में अभी मैंने बताया भी था ऊपर, एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है रिलेटेड है, तो आपने खुद जो है इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट है गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ये भी आप कर लेंगे, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 और 5 इसी तरफ से, क्योंकि इस तरफ से नंबरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करते तो अल्कोहल को नंबर जो है वो ज़्यादा आना था, तो नंबरिंग होगी इस डायरेक्शन से। तो ये हमारे पास आ गया पेंट 4 आइन 2 ओल। ठीक है जी। लास्ट हमारे पास आ गया केरिस मेथड, अगेन सिंपल है, कोई इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ बड़ा आपको हेक्टिक नहीं लगेगा। स्टिल अगर आप चाह रहे हैं तो हमारे पास हमने निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है ब्रोमीन की। ब्रोमीन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, ब्रोमीन का मास कितना 80 मल्टीप्लाई बाय कितना कंपाउंड बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना बन रहा है, AgBr सॉरी 0.25 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 188 108 प्लस 80 इंटू 0.30 ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 35.4% हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। ठीक है जी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना, ये वाला जरूर ट्राई करें आप, ये आपको एनसीईआरटी में सॉल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये इजी है क्वेश्चन। ठीक है जी। आपके एंड पे अदरवाइज़ कोई और डाउट होगा तो बताएं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, थैंक यू।